देखिए, ये मोदी सरकार का सेकंड टर्म का मोटा-मोटी आखिरी बजट है और अगले साल इलेक्शन है। तो सरकार ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस बजट पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अब एक तरफ सरकार को इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आगे बढ़ाना है। दूसरी ओर एक आम आदमी को जो कि कोविड के बाद से बिज़नेस और हर तरफ से जिसको लॉस हुआ है, उसको मेंटेन करने के लिए एक बूस्टर डोज़ भी देना है। इसको बैलेंस करते हुए आप देखेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट पे, जो कि एक आम आदमी को डायरेक्टली अफ़ेक्ट करता है, एक आयकर की छूट सीमा जो पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था, उसको बढ़ा के अब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो स्लैब में विसा हुआ है। स्लैब में ये बदलाव किया हुआ है कि पहले अब 6 सेक्टर्स पे स्लैब कर दिया गया है न्यू टैक्स रेजिम में, जो कि 0 से 3 लाख तक 0 टैक्स, 3 टू 6 लाख तक 5%, 6 टू 9 लाख 10%, 9 टू 12 लाख 15%, एंड 12 लाख टू 15 लाख 20%। उसके बाद 30% का स्लैब चालू होगा, जो कि पहले 10 लाख के ऊपर 30% का स्लैब था। तो ये एक एंगल से देखेंगे तो टैक्स बेनिफिट नो डाउट एक जनरल टैक्स पेयर्स को है। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बहुत सारे जो टैक्स के लूपहोल्स थे, जिनको कि एक इनडायरेक्ट बेनिफिट एक कस्टमर या एक सिविलियन को मिलता था, वो विथड्रॉ कर लिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँ कि जैसे अपने कोई भी व्यक्ति 5 लाख से ऊपर अगर एनुअल प्रीमियम पेमेंट करता था किसी भी एलआईसी पॉलिसीज़ को लेकर, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट एलआईसी में हो, तो अब 1/4/2023 के बाद से उन सब पॉलिसीज़ की मैच्योरिटी के ऊपर टैक्स लगेगा। मतलब आप अगर 5 लाख रुपए सालाना अधिक प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं और आपकी मैच्योरिटी अगर 2023 की नई पॉलिसी ले रहे हैं, उसके बाद कभी भी फ्यूचर में उसकी मैच्योरिटी होती है, दैट विल बी टैक्सेबल। इस तरह से बहुत सारे लूपहोल्स को, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी ज़मीन बिक्री हो जाती है, तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है आदमी को। तो उसका इन्वेस्टमेंट मेजर पार्ट लोग सेक्शन 54 और सेक्शन 54 के तहत में एक घर में इन्वेस्टमेंट करते थे। उसकी कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन अब उसको भी कैपिंग करके 10 करोड़ की लिमिट कर दिया गया है। तो सरकार एक तरफ सामने में लॉलीपॉप भी दिखा रही है, लेकिन दूसरी ओर उन होल्स को बंद कर रही है जहाँ से उनका टैक्स लीकेजेस था, या कि सरकार देना नहीं चाहती है कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही लोगों को एग्जेम्पशन मिले। सरकार को इतने ज़्यादा एक्सपेंशन जो भी अब इकोनॉमी में बूस्ट हुआ है पिछले 3-4 साल में, अगर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और आप एजुकेशन सेक्टर में, रक्षा के क्षेत्र में, तो जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको खर्चा करने के लिए सरकार को पैसा चाहिए। और इस बजट की सबसे एक खास बात और ये है कि सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, जो कि पिछले बजट से 30% के अराउंड ज़्यादा है। तो ये जो पैसा सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी देश में 1 साल में, वो पैसा कहाँ जाएगा? वो तो अपने पास ही आएगा घूम के, चाहे वो रोड प्रोजेक्ट के रूप में आए, चाहे रेलवे प्रोजेक्ट के रूप में आए, या कोई फैक्ट्री के रूप में आए। तो ये पैसा जब इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अल्टीमेटली हर आदमी का ही भला होगा। तो सरकार ऐसा नहीं है कि उस पैसे को लेकर कहीं और डाइवर्ट कर रही है, सरकार वो टैक्स का पैसा लेके अपने को ही इनडायरेक्ट बेनिफिट दे रही है। छोटे टैक्स पेयर्स के लिए तो बहुत अच्छा बजट है, उसमें नो डाउट। भई जिसका 7 लाख तक इनकम है, उसको कोई टैक्स ही नहीं देना है। और इसकी एक सेकंड खास बात ये है कि अभी जो 2 टैक्स रेजिम चल रही है इनकम टैक्स में, एक ओल्ड टैक्स रेजिम, एक न्यू टैक्स रेजिम। तो गवर्नमेंट ने भी अनाउंस ये भी किया है कि आने वाले समय में ये ओल्ड टैक्स रेजिम को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और न्यू टैक्स स्लैब ही चलेगा। इसके साथ जो गवर्नमेंट के कुछ सीन टैक्स हैं, जैसे कि सिगरेट के ऊपर, अब उसके ऊपर जो सीन टैक्स बढ़ा दिया गया है, 16 से शायद 18% के आसपास बढ़ाया गया है। तो वो टैक्स के कारण जो सिगरेट कमोडिटीज़ महँगी होगी, जो कि अच्छा भी है क्योंकि पब्लिकली हेल्थ के हिसाब से वो ठीक भी नहीं है। इस तरह से जो स्टेप्स गवर्नमेंट को लग रहा है कि जहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन किया जा सकता है, वहाँ पे उन्होंने बढ़ाया है। सेकेंडली, कुछ प्रोडक्ट्स पे इम्पोर्ट ड्यूटी और कस्टम्स ड्यूटी को कम भी किया है, जो कि अपने को एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव करने के लिए, ताकि हम उससे बना करके वापस अपना एक्सपोर्ट्स को बूस्ट अप करें। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हाउसिंग सेक्टर हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ और एमएसएमईज़ का हुआ। एमएसएमईज़ के लिए एक 9000 करोड़ का एक फंड इनिशियल स्टार्ट किया गया है, जो कि 2 लाख करोड़ तक के लोन एमएसएमई को सीजीटीएसएमई स्कीम के तहत में कवर किए जाएँगे। की जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, हर आदमी चाहता है कि मुझे कुछ बेनिफिट मिले। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक एंगल से आज मेजर चीज़ें जो हैं जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। तो जीएसटी के दायरे में आने के बाद कमोडिटीज़ के ऊपर उतना इफ़ेक्ट नहीं आता है जितना पहले आता था। जब प्री जीएसटी पीरियड में बजट के समय एक्साइज़ ड्यूटी चेंज होती थी। और डायरेक्ट टैक्सेशन में जो सरकार को बेनिफिट देना चाहिए, वो अभी सरकार ने दे दिया है। इनकम टैक्स में ये वेलकम स्टेप है। बाकी हर टैक्स पेयर को एज़ अ सिटीज़न हमको कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करना ही है देश की उन्नति के लिए,
और सरकार वो पैसा लेकर कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का वादा कर रही है, तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। का जो बजट है 2023 का, जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने दिया है, वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बजट है और इसमें सारे तबके के लोगों को ध्यान दिया गया है। खासकर इसमें रूरल पीपल जो गाँव देहात में रहते हैं और जो मिडिल क्लास पीपल है, जो महँगाई के बोझ से और टैक्स के बोझ से दबे हुए थे, उनको काफ़ी रिलीफ़ दिया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर क्रेडिट स्कीम का दायरा 18 लाख करोड़ से बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। यानी चाषियों को और ज़्यादा क्रेडिट मिल पाएगा। मिडिल क्लास के लिए टैक्स में भारी राहत मिली है। एक न्यू टैक्स रेजिम जिसकी कि पहले 7 टैक्स स्लैब हुआ करता था, उसमें अब 5 टैक्स स्लैब करके टैक्स रेट भी घटा दिया है। एग्ज़म्पशन लिमिट भी 2.5 लाख से लेके 3 लाख रुपया कर दिया है। लेकिन सबसे मज़े की बात है कि न्यू टैक्स रेजिम में जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख या 7 लाख से कम रहेगी, उसको ₹1 भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा क्योंकि सारा टैक्स लायबिलिटी उसको रिबेट के तौर पे छूट मिल जाएगी। यानी कि जिस एसएससी का जिस मिडिल क्लास सैलरी वर्कर हो या बिज़नेसमैन हो, जिनकी इनकम 7 लाख रुपया तक है, उनको ₹1 भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इससे चलते ये होगा कि उनके हाथ में डिस्पोज़ेबल इनकम बढ़ जाएगा, जो कि वो खर्च कर पाएँगे अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खर्च करने में। इसके अलावा गवर्नमेंट ने रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किया है। इतनी बड़ी राशि एलोकेट करने का मतलब ये हुआ कि अब रेलवेज़ पे भी बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है। बहुत ज़्यादा ह्यूज एक्सपेंशन और इम्प्रूवमेंट होगा रेलवे का भी। तो कुल मिलाकर ये बजट सबके लिए बेहतरीन रहा है। प्लस इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोट करने के लिए बहुत सारी सुविधाएँ दी गई हैं। इसलिए दी गई हैं कि 3400 कानून को डिक्रिमिनलाइज़ कर दिया गया है। जिसमें कि पहले प्रावधान हुआ करता था कि जेल की सज़ा होगी, ये सब और गहरी संगीन सज़ा होगी, वो सब हटा दिया गया है। 3400 ऐसे कानून से ये सब सज़ा को हटा गया है। इसका मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत इम्प्रूव होगा इससे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो वैसे भी अभी पिछले विगत 2-3 सालों से कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में चला गया है। अब किसी भी एसएससी या किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को इनकम टैक्स ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी है ऑनलाइन ही क्वेश्चन्स आते हैं, ऑनलाइन ही नोटिसेस आती है और ऑनलाइन ही एसएससी को या टैक्स प्रैक्टिशनर को जवाब देना रहता है। तो इसमें वन टू वन इंटरेक्शन खत्म हो गया है डिपार्टमेंट के साथ। इसलिए एसएससी को और टैक्स प्रैक्टिशनर को इस सुविधा से बहुत बहुत फ़ायदा मिल रहा है। इसलिए कि सारी चीज़ अब एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई है और ऑन मेरिट्स सब चीज़ हो रहा है। जो पहले नहीं हो पाता था, वो अब ऑन मेरिट सब डिसाइड हो रहा है। तो ईज़ ऑफ ट्रांज़ैक्शंस विथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ ही है। मेरे हिसाब से तो इन जनरल अगर मिडल क्लास और लोअर क्लास के पीपल को देखे जाए तो ये बजट उन दोनों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लोअर क्लास के लिए इसलिए अच्छा रहेगा कि उन लोगों को बहुत सारा चीज़ों में प्रमोशन दिया गया है। एक आवास योजना में 66% का इंक्रीमेंट है। अराउंड 80,000 करोड़ रुपया गरीब जनता को घर बनाने के लिए मिलेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में मैंने जैसे 20 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी फार्मर्स चाषी लोगों को लोन लेने के लिए। ठीक उसी तरह मिडिल क्लास लोगों को जो टैक्स का बर्डन कम हो रहा है, उससे उनके पास में उनकी आमदनी बढ़ेगी और खर्च खर्च करने का पावर उनका और बढ़ेगा। तो निसंदेह दोनों तबके को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नहीं, गवर्नमेंट का डिसीज़न इस बजट में बहुत ही अच्छा है। ख़ासकर गवर्नमेंट चाह रही है कि सबका साथ सबका विकास। गवर्नमेंट का जो मूल मंत्र है और दूसरा है स्वदेशी पर। गवर्नमेंट इस चीज़ पे बहुत फ़ोकस कर रही है कि हर चीज़ इंडिया में बने, इंडिया वालों के लिए बने और इंडिया वाले ही उसका उपभोग कर पाएँ। तो ये गवर्नमेंट की जो नीति है, बहुत ही कारगर साबित हो रही है। जो जनरल जो पब्लिक के लिए जो आज के सोचिए अपने झारसुगड़ा के रिलेटेड जो बात करें तो उसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम शेयर करना चाहेंगे। लाइक एक ठो आया है कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट एक ठो गवर्नमेंट इश्यू करेंगे, जो कि अभी नॉर्मल अपना फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स वगैरह जनरली 5-6 ऐसे ही चल रहा है। बट ये जो है इसमें 2 साल के लिए एक ठो आ रहा है, जो कि 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा इसमें। ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। सेकंड हो गया जो सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम जो था, जिसका लिमिट कि 15 लाख का था, उसको बढ़ा के 30 लाख कर दिया गया है। ये भी काफ़ी अच्छा स्टेप है अपने बोल सकते हैं। नेक्स्ट हो गया अपना जो कॉमन सिटीज़न के लिए बोला जाए तो एक तो नया स्कीम अब 2 साल पहले अपना नेक न्यू टैक्स रिजिम निकला था, आपको ध्यान होगा। तो उसमें
अभी गवर्नमेंट चाहता है कि उसको प्रमोट किया जाए बोल के, कि जिसमें अपने को टैक्स का बेनिफिट कुछ नहीं मिलता है, तो ये सॉरी डिडक्शंस कुछ नहीं मिलता है, लाइक एटीसी होता है या तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो होता है, वो सब का बेनिफिट नहीं मिलता है। बट अपने अभी गवर्नमेंट जो उसको बनाया है वो न्यू रिजिम में, उसमें टैक्स स्लैब को काफ़ी बढ़ा दिए हैं। जैसे कि अपने बोल रहे कि 7 लाख तक उसमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो उसमें अपने को कुछ समझने का बात है उसमें। जैसे कि पुराना अपना सिस्टम है कि अपने 5 लाख तक अभी मोटा-मोटी टैक्स नहीं देते हैं। तो इसमें अगर 7 लाख का आपने बोला जा रहा है कि नहीं दे रहे हैं बोल के, तो आपने जैसे कि एटीसी का या इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शंस वगैरह जो होता है, उसका अगर माइनस कर दिया जाए, तो लगभग वो पुराना जो स्कीम है, वो लगभग एक ही हो जाएगा। है ना? तो जिसके लिए ये एटीसी या इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह जिसका नहीं है, वो लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद है। और मैंने फ्यूचर डेज़ के लिए गवर्नमेंट अभी जो प्रमोट कर रहा है, इसी पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि सभी अभी इसी में आ जाएँ, क्योंकि ये ज़्यादा अपने जो यंग जनरेशन जो है, वो लोग ज़्यादा ये पीएफ वगैरह ज़्यादा करना नहीं चाहते। म्यूचुअल फंड वगैरह वो सब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहते हैं, जहाँ पे एक रिटर्न्स ज़्यादा हो। वो सेविंग्स टैक्स सेविंग वगैरह में ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहते हैं। तो गवर्नमेंट का भी वही पॉलिसी है कि वो सब में ज़्यादा नहीं जाएँ और न्यू टैक्स रेजिम जो है उस पर ज़्यादा आ गया बोल के। ये है। और रहा बात बाकी और एक तो अच्छा स्कीम आया है, जो अपना पुराना जितना भी शेयर्स हो, डिविडेंड हो, जो कि अपने सोच सकते हैं कि डूब गया है बोल के, तो कंपनी लोग उसको क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में उसको डाल देते हैं। तो अभी एक तो नया स्कीम गवर्नमेंट ला रहा है, जिसके बेसिस पर अपने उसको अभी अपना रिक्लेम कर पाएँगे। अपने चाहें तो उसको अप्लाई करके मँगा सकते हैं। एमएसएमई जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, छोटे-छोटे होते हैं, उनके लिए एक अच्छा स्कीम दिया है। जो कोविड में अपने जो जितने अफ़ेक्टेड थे, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाए थे, तो उसमें जैसे कि उनका जितना भी अमाउंट फ़ॉरफ़िट हो गया था, तो वो अभी वो 95% तक वो क्लेम कर सकते हैं। उसको शायद गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगा। ये एक अच्छा चीज़ है ना? इसको छोड़ के रिगार्डिंग दिस टैक्सेशन छोड़ के बाकी जो है, अपने रेलवे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का अभी बात चल रहा है। 2.4 लाख करोड़ रुपीज़ कैपिटल इन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेंडिचर होंगे उसमें। सेकंड हो गया, और बहुत अच्छा चीज़ जो मेरे को सबसे अच्छा जो चीज़ लगा, वो नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, जो कि अपने जहाँ भी बोले फर्टिलाइज़र ये पेस्टिसाइड्स वगैरह चल रहे हैं। तो नेचुरल फार्मिंग कैसा हो, उसके चलते 1 करोड़ फार्मर्स को वो लोग गवर्नमेंट उसको डेवलप करना चाह रहा है। उनको ट्रेन करना चाहेगा। 10,000 सेंटर्स ऐसा ऑल इंडिया में खोला जाएगा ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स, जो कि अपने नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देगा। ये काफ़ी सबसे अच्छा मेरे को ये पॉइंट लगा, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो है अपने उसी पर पुराना जो था कि बिना फर्टिलाइज़र वाला ज़माना जो हुआ करता था, उस पर अपने जाएँगे तो काफ़ी अच्छा स्टेप ये वाला लगा। तो देखिए, जो अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन ईयर है, तो अपने एटीसी का डिडक्शन बोलिए या इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, ऑन बोरोड कैपिटल घर के लिए जो 2 लाख का जो अभी लिमिट है, अभी सोच रहे थे कि वो वाला काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा, या तो एटीसी का लिमिट बढ़ जाएगा, या तो एग्ज़म्पशन लिमिट जो है वो भी जो 5 लाख के ऊपर टैक्स देना नहीं पड़ता है पुराना में भी, उसको भी बढ़ा के 7 लाख कर देंगे क्या? ऐसा करके जो सोचा जा रहा था, वो सब कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो वाला हो सकता है जनरल पब्लिक के लिए थोड़ा-सा सेंटिमेंट को हर्ट कर सकता है। बट देखिए, जहाँ पे गवर्नमेंट का डिसीज़न है, वो अपने हिसाब से सही है कि वो फ्यूचरिस्टिक बजट है। अपने कहाँ पे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को कहाँ पे कैसा ले जाना है, वो अपने हिसाब से सोचेंगे। जब सब कुछ छूट देंगे, तो अभी जैसे कि उसमें एक तो पॉइंट है कि 80 करोड़ पब्लिक को फ्री में वो राशन जो था उसको कंटिन्यू करेंगे, जो कोविड के टाइम में था। तो वो सब कहाँ से पैसा आएगा फिर, है ना? गवर्नमेंट को तो बैलेंस करके ही चलना पड़ता है। बट हमारे हिसाब से उसको रिड्यूस करना चाहिए। कोविड में दे रहे थे ठीक है, बट अभी जो समय है, तो उसको जितना आप सब्सिडाइज़ करेंगे तो उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। बट वो सबको भी कम करके जो जेन्युइनली जिसको रिक्वायर्ड है, पुअर फैमिली है, उनको आप सब्सिडी दीजिए, फ्री में खाना खिलाइए। बट सबको इलेक्शन ईयर है तो उसको कंटिन्यू करते रहें, इज़ नॉट अ वेरी वाइज़ डिसीजन सो फार इकोनॉमी इज़ कंसर्न्ड, है ना?